नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत और जापान के बीच एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका नाम एक्सरसाइज वीर गार्डियन है। और ये पहली बार होने वाला है जिसमें भारत और जापान एक साथ कोई एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। इसे इसी हफ्ते की सोमवार से ही शुरू किया गया और इसको आने वाले 11 दिनों तक करने का प्लान किया गया था। अब जापान को इस एक्सरसाइज से बहुत सारे उम्मीदें थे, क्योंकि ये पहली बार होने वाला है जिसमें जापान रशियन फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में अपनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को पिट करने वाला था, जिसमें F-15 या जापानीज F-2 फाइटर जेट भी शामिल होने वाले थे। जापान का मेन राइवल चाइना है और चाइना की एयरफोर्स में भी ज्यादातर फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो ये जापान के लिए फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट को समझने के लिए और उनके अगेंस्ट में बैटल प्लानिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर होने वाला है। ठीक वैसे हमारी बात करें तो हमारे लिए F-16 एक मेजर चैलेंज है और जापान के पास अभी जो F-2 फाइटर जेट यानी कि वाइपर 0 मौजूद है, वो भी F-16 का एक मॉडिफाइड वेरिएंट है। तो अभी भारत और जापान की तरफ से इस एरियल एक्सरसाइज के दौरान अपनी एयरक्राफ्ट में पायलट्स को एक्सचेंज करने का प्लान किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट थे वो जापानीज एयरक्राफ्ट में उड़ान भर रहे थे और जापान के जो एयरफोर्स के पायलट थे वो इंडियन एयरक्राफ्ट में उड़ान भर रहे थे। यानी कि जब एरियल वॉरफेयर को आगे चल के कंडक्ट किया जाएगा या VVR या क्लोज रेंज की डॉग फाइट को सिमुलेट किया जाएगा, उसमें भी जापान के F-16 में इंडियन पायलट मौजूद रह सकते हैं और साथ ही इंडियन सुखोई में जापानीज पायलट मौजूद रह सकते हैं। और एक तरीके से दोनों देशों के पायलट को एक दूसरे के एयरक्राफ्ट के साथ फैमिलाइज कराने का एक अवसर है, जहां पर दोनों देशों के पायलट्स को इन दोनों एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के बारे में, उनकी वीक पॉइंट के बारे में पता चलेगा। और जापान खास करके इंडियन सुखोईज की VVR मिसाइल और इनकी टैक्टिक्स को समझने की कोशिश कर रहा है। पर इस बार भारत इसमें कोई भी रशियन मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करने वाला और जो सुखोई अभी जापान भेजे गए थे उन सभी में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया। इसके अलावा अभी जापान की तरफ से भारत को अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने में मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है और जापान का कहना है कि वो अभी यूके के साथ और इटली के साथ मिलकर जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को आगे चल के जरूरत पड़ने पर वो भारत के साथ भी शेयर कर सकते हैं। या फिर जापान अभी अपनी तरफ से अपनी F-2 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए जो नए फाइटर जेट को यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने पर वो भारत के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से और अभी हम लोग इजरायली मेड रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम पिटबुल है। तो अभी जेन्स डिफेंस की तरफ से किए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से भी इजरायली मेड पिटबुल RCWS यानी कि रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम में काफ़ी खास इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और इसको अभी खरीदने की कोशिश भी किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से भी इसको खरीदने का प्लान किया जा रहा है। पिटबुल दरअसल एक रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन है जो कि डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी मॉड्यूलर है और इसमें हम चाहे तो 7.62, 12.7 या 40 mm के राउंड्स को भी फायर करने वाले गन्स को और कैनन्स को प्लेस कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के अलावा कुछ हद तक AI का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपनी सराउंडिंग के बारे में एक बहुत ही अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करता है और इफेक्टिवली टारगेट को आइडेंटिफाई करके उनके साथ एंगेज हो सकता है। अभी आर्मी की बात करें तो इसको आर्मी अभी अपनी नॉर्मल एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, जिसे हम हार्ड किल सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अभी इजरायली मेड साफ शूटर सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि 1 बुलेट और 1 किल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको व्हीकल के ऊपर भी माउंट करके प्लेस किया जा सकता है, जिस वजह से इजीली हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो जो बॉर्डर एरिया में पाकिस्तानी रॉक ड्रोन घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए ये भी एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है, या फिर हमारी एयरपोर्ट में भी इनको हम सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से। आप सब जानते हैं कि फाइनली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अभी आर्मी में इंडक्ट करना शुरू किया जो और इनिशियली ऐसे 12 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक प्लान किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 6 और इंडियन आर्मी की एविएशन कोर को 6 हेलीकॉप्टर मिलने वाले थे और इनको 2024 तक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का अहम रखा गया था। अभी बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से अभी इन हेलीकॉप्टर्स को बनाना शुरू किया जा चुका है और इनफैक्ट अभी के लिए HAL की तरफ से इन हेलीकॉप्टर की पहली बैच को भी डिलीवर के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें टोटल 4 हेलीकॉप्टर मौजूद होने वाला है और हर एक को यानी कि इंडियन एयरफोर्स को 2 और इंडियन आर्मी को 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे मिलने वाले हैं।
एचएएल के मुताबिक वो अगले महीने तक इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को डिलीवर करने वाले हैं। इसके अलावा आगे चल के सेम हेलीकॉप्टर को नेवी को भी ऑफर किया जाने वाला है और अभी के लिए इसके एक नेवल वेरिएंट को भी एचएएल की तरफ से लगभग तैयार किया जा चुका है, जिससे बोथ नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड इस्तेमाल कर सकता है। अभी अगर कंबाइंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारी तीनों सर्विस में हमें ऐसे करीब 500 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि अगर नेवी की रिक्वायरमेंट को छोड़ दे तो आर्मी की और एयरफोर्स की चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को आगे चल के रिप्लेस करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाले हैं। और इसको मैच करने के लिए एचएएल की तरफ से अभी अपनी एक सेपरेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी तैयार किया चुका है, जहाँ पर साल में अभी के लिए 30 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसको आगे चल के हम लोग 60 तक भी स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके, और अभी तेजस की एक्सपोर्ट के लेके कुछ हमें नेगेटिव खबर मिलने वाला है। आप सभी को पता होगा कि इजिप्ट की तरफ से अभी अपनी K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और अपनी अल्फा जेट्स को रिप्लेस करने के लिए लाइटवेट एयरक्राफ्ट की तलाश किया जा रहा था, जिसमें कुल मिलाकर 100 एयरक्राफ्ट को इजिप्ट की तरफ से खरीदने का प्लान किया गया था और उसमें से करीब 70 एयरक्राफ्ट को लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन रखा गया था। इस टेंडर में एचएएल की तरफ से अपनी तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट को ऑफर किया गया था। इसके अलावा इसमें FA-50, M346, Yak-130 और L-39 NG जैसे एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इसमें एचएएल की तरफ से तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट को लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इजिप्ट को ऑफर किया गया था, लेकिन अभी पता चला है कि इस टेंडर में अभी तेजस को FA-50 ने हरा दिया है और अभी इस टेंडर में इजिप्ट की तरफ से FA-50 को सिलेक्ट कर लिया गया। अभी तक इस डील की डिटेल तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये दूसरी बार है जहां पर तेजस को FA-50 से हारना पड़ रहा है। पिछली बार मलेशिया की टेंडर में भी FA-50 ने तेजस को हरा दिया था और इस बार भी FA-50 से तेजस को हारना पड़ा है। अब मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में तो थोड़ा बहुत गड़बड़ था, लेकिन इजिप्ट की टेंडर की बात करें तो अगर इसमें भी अभी FA-50 को सिलेक्ट किया जा रहा है तो इससे एचएएल को कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि सेम एयरक्राफ्ट लगातार 2 बार तेजस को बीट कर चुका है। यहाँ पर हो सकता है हमारी ऑफर की तरफ से या फिर हमारी बिहेवियर की तरफ से कुछ ना कुछ तो कमी रह रही है, जिस वजह से हमको बार बार सेम एयरक्राफ्ट से हारना पड़ रहा है। क्योंकि टेक्निकल डिटेल में जाए तो तेजस हर मामले में FA-50 को बीट कर सकता है, लेकिन फिर भी हम इसकी एक्सपोर्ट डील को साइन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।